सीमा पे एक बड़ा एनकाउंटर हुआ है। कांकेर जिले के छोटी बेटिया के जंगलों में पुलिस और माओवादियों के बीच हुए इस एनकाउंटर में 29 माओवादियों को मार गिराया गया है। घटना स्थल से मारे गए माओवादियों के शवों के साथ हथियार बरामद कर लिए गए हैं। इसके साथ ही इस एनकाउंटर में 3 जवान जख्मी हुए हैं। घायल जवानों की स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। अब साउथ बस्तर में जब भी किसी तरह का कोई बड़ा एनकाउंटर होता है तो घटनास्थल की ग्राउंड रिपोर्टिंग कर मैं बस्तर जंक्शन के दर्शकों तक घटनास्थल की तस्वीरें पहुंचाता हूं, कहानी बताता हूं। अब नॉर्थ बस्तर में ये एनकाउंटर हुआ और चूंकि छत्तीसगढ़ पुलिस को अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी हाथ लगी है और अब तक का साल का सबसे बड़ा नक्सल एनकाउंटर रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना ग्राउंड रिपोर्टिंग की जाए। तो मैं बीजापुर से करीब 300 किलोमीटर का सफ़र तय करते हुए पखानजूर के लिए रवाना हो चुका हूँ। तो मुझको लगा कि भाई सफ़र की कहानी भी बस्तर जंक्शन के दर्शकों को बताना चाहिए, दिखाना चाहिए। और सफ़र के साथ जो है पत्रकार कैसे किसी घटना स्थल पे पहुंचते हैं, इसके साथ कितनी चुनौतियां होती हैं, कितना रोमांच भरा सफ़र होता है, कैसी खानाबदोश ज़िंदगी होती है, और उसके साथ सत्ता परिवर्तन के बाद किस तरह से आक्रामकता सरकार अख्तियार की है नक्सलियों के खिलाफ, इन सारे विषय पे मुद्दे पे चर्चा करूं। नमस्कार, मैं मुकेश चंद्राकर हूं और आप बस्तर जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं। आगे बढ़ने से पहले छोटी सी गुजारिश है, वो ये है कि अगर आपको बस्तर के ज़मीनी रिपोर्ट्स, जैसा कि बस्तर जंक्शन के माध्यम से मैं आपको दिखाने बताने की कोशिश करता हूँ, पसंद आते हों तो आप हमारे रिपोर्ट्स को साझा भी कर लीजिएगा। इसके साथ बस्तर जंक्शन को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कोशिश यही रहती है कि बस्तर जंक्शन के माध्यम से बस्तर के ज़मीनी हालात अब तक पहुँचाऊँ। बहरहाल 16 अप्रैल 2024 को कांकेर जिले के छोटे बेटिया के जंगलों में माओवादियों के टॉप डीवीसीएम लीडर्स की मौजूदगी की सूचना पुलिस को मिली थी। छोटे बेटिया के जिस जंगलों में माओवादियों की मौजूदगी की सूचना पुलिस को मिली थी, इसी हिंट के आधार पर डीआरजी और बीएसएफ के जवानों की एक टुकड़ी उस इलाके में रवाना की गई थी। आज दोपहर करीब 1 बजे से शाम 7:30 बजे तक ये एनकाउंटर चलता रहा और इस एनकाउंटर में 29 माओवादियों को मार गिराया गया। जैसी जानकारी पुलिस द्वारा दी जा रही है, कांकेर एसपी आई कल्याण एलएसएलआ के साथ ही बस्तर आईजीपी सुंदर राज जी जानकारी दिए हैं, वो ये है कि शंकर जो कि डीवीसीएम हैं, जिन पर 25 लाख का इनाम घोषित है, इसके साथ ही ललिता जो कि नक्सल कमांडर हैं, इन पे भी 25 लाख का इनाम घोषित है। इन दोनों के साथ ही अन्य जो नक्सल कैडर हैं वो उन जंगलों में आराम कर रहे हैं और इसी हिंट के आधार पर ये ऑपरेशन प्लान किया गया था और इसी हिंट के आधार पर इतनी बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। हालांकि बीएसएफ के एक इंस्पेक्टर के साथ डीआरजी के 2 जवान जख्मी हुए हैं। घायल तीनों जवानों को एयरलिफ्ट कर रायपुर रवाना कर दिया गया है और नारायणा हॉस्पिटल में इस वक्त उन घायल जवानों का इलाज चल रहा है। सूबे के गृह मंत्री, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा घायलों से मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं। वहीं जो स्पीकर हैं विधानसभा के डॉक्टर रमन सिंह के साथ विजय शर्मा जी, गृह मंत्री विजय शर्मा जी का भी बयान आया है। उन्होंने दोबारा नक्सल संगठन से वार्ता की पेशकश दोहराई है। जब भी नक्सलवाद पे डॉक्टर विजय शर्मा, माफ कीजिएगा, विजय शर्मा जी का बयान आता है, तब तक जो है वो एक चीज कहते हैं, वो ये है कि नक्सलियों से हर स्थिति में, हर परिस्थिति में वो चर्चा करने को तैयार हैं। उनकी सरकार वार्ता करने को तैयार है, मगर नक्सलियों की तरफ से सरकार द्वारा दिए गए इस पेशकश पे सशर्त वार्ता की पेशकश रखी गई है, जिसके बाद जो है एंटी नक्सल ऑपरेशन में और भी काफी तेजी देखने को मिल रही है। नक्सलियों के आधार इलाके में कैंप स्थापित किए जा रहे हैं। एंटी नक्सल ऑपरेशन में तेजी देखने को मिल रही है। हाल के दिनों में नक्सल संगठन की तरफ से प्रेस नोट जारी कर जानकारी दी गई कि इस साल छोटा सा गांव है, करीब 4 महीने में ही नक्सल संगठन के 50 सदस्य मारे गए हैं और अब जो है 29 नक्सलियों को मार गिराने का पुलिस ने दावा किया है। इसका मतलब ये है कि इस साल करीब 80 नक्सली मारे गए हैं इस तरह के मुठभेड़ में। सफर हमारा जारी है। मुड़ना थोड़ी था, सीधे सीधे तो आना था। हम निकले बीजापुर से होते हुए, हम जो है नारायणपुर अंतागढ़ से मेरे ख्याल से बस पहुंचने पखानजूर पहुंचेंगे। पखानजूर में आज रात आराम करने के बाद फिर खराब आ गई रोड, ठीक थी, फिर खराब आ गई। घटना स्थल जब पहुंचेंगे
तो फिर घटनास्थल की तमाम जो तस्वीरें हैं आपको दिखाएंगे, बताएंगे कि कैसी नहीं करा परिस्थितियां लो रही और किस तरह से मुश्किल ये से बस पूरा पहुंच ही एनकाउंटर गए। हुआ है। तो सड़क वैसे काफी 10 मिनट अगर खराब है। लगेगा मेरे हम ख्याल से। नारायणपुर से करीब 10-15 किलोमीटर की दूरी पे है, दौड़ई से होते हुए हम नारायणपुर की तरफ गुजर रहे हैं। सड़क हाँ, बेहद ठीक खराब है, हाँ, बेहद स्लो हम चल रहे हैं। हमारे साथ ANI के प्रदेश प्रमुख, छत्तीसगढ़ प्रमुख ब्यूरो तन्मय साकले जी हैं। तन्मय जी इस तरह के एनकाउंटर में अक्सर आते रहे हैं और इस तरह के एनकाउंटर को कवर करते रहे हैं। तो तन्मय जी, लंबे समय से आप जो है इस तरह के एनकाउंटर को देख रहे हैं। बिल्कुल। कांग्रेस की गवर्नमेंट में भी हमने इस तरह के एनकाउंटर देखा, उससे पहले बीजेपी गवर्नमेंट में हमने एंटी नक्सल ऑपरेशन को देखा है। लेकिन इस सरकार में हम ये देख रहे हैं कि काफी तेजी, आक्रामकता देखने को मिल रही है। वजह क्या नजर आता है? बिल्कुल, बीजेपी का तो सबसे बड़ा, अभी जब चुनाव में भी बात हुई तो उनका तो एजेंडा ही है सबसे बड़ा कि उन्हें नक्सलिज्म को समाप्त करना है और यहाँ के आदिवासी जो हैं उन लोगों को मेन स्ट्रीम में जोड़ना है, उन लोग के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध कराना है। जिस तरीके के बयान प्रधानमंत्री हैं, चाहे गृह मंत्री हैं, चाहे प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रदेश के गृह मंत्री, इन लोग के बयान आते रहते हैं और ये चाहते हैं कि विकास हो। इस कारण ये दोनों तरीके से ये वार्ता की भी बात कर रहे हैं और चूँकि आपने देखा कुछ टाइम पहले मतलब जब देखा जाए तो टेकलगुडम एक इलाका जो आपके बीजापुर और सुकमा के बीच में लगा रहा, तो टेकलगुडम के पास ही 2 बार एनकाउंटर हुआ जिसमें बड़ी शहादत हुई। तो उसमें इतनी बड़ी शहादत हुई तो उसके बाद से एक ये तो है ही है, फोर्स के अंदर भी एक रहता ही है कि भाई हमारे साथी शहीद हुए हैं तो एक थोड़ा सा बदला लेने की भी एक भावना तो रहती ही है। हाँ, तो वही सब कारण है कि ये सब हो रहा है। अलावा जो है इस सरकार में काफी आक्रामकता देखने के पीछे वजह साफ है कि ये नक्सलवाद को जीरो टॉलरेंस के तौर पे ले जीरो टॉलरेंस, एग्जैक्टली, यस। चुनाव से पहले, विधानसभा चुनाव से पहले ही अमित शाह ने स्पष्ट कर दिया था कि भैया छत्तीसगढ़ की सत्ता बीजेपी की हाथ सौंप दी जाए तो चुटकी बजाते ही जो है नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। और उसके बाद फिर उनका एक बयान और आता है कि 3 महीने का उन्होंने डेडलाइन सेट कर रखा है नक्सलवाद के खात्मे के लिए, और लगातार नक्सलवाद के खात्मे के लिए अलग अलग बैठकें चल भी रही हैं। क्योंकि मुकेश जी, आप देखेंगे अगर आप 2019 और 2018 का विधानसभा लोकसभा चुनाव की बात करेंगे तो दंतेवाड़ा के नीलावाया में एक बड़ी घटना घटी थी जिसमें हमारे डीडी पत्रकार जो डीडी के, हाँ, जो हमारे दूरदर्शन के जो कैमरा पर्सन थे वो शहीद हो गए थे। और उसके बाद में आप देखे जाए तो लोकसभा चुनाव की बात करें तो भीमा मंडावी एक चर्चित चेहरा, बीजेपी के बड़े नेता थे, वो वहाँ नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे एक समय, तो उनको भी आईडी विस्फोट में कितना, श्यामगिरी में बहुत बड़ा 40-50 किलो का आईडी प्लांट किया गया था उनके भी। लेकिन इस बार आप देख रहे हैं कि अभी जब जैसे ही अभी सरकार आई है बीजेपी की, और लोकसभा चुनाव के पहले से ही 3 महीने पहले से ही एकदम इतना एग्रेसिव है, इतने एग्रेशन में ये लोग नजर आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, और आए बड़े बड़े एनकाउंटर्स लॉन्च कर रहे हैं हर प्रकार से, साम दाम दंड भेद भी, और साम दाम की बात करें तो वार्ता की भी बात कर रहे हैं हर तरीके से। तो ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द नक्सलिज्म का खात्मा हो। क्या लगता है, सरकार वार्ता की पेशकश कर रही है, निःशर्त वार्ता की पेशकश कर रही है? चाहे हम डॉक्टर रमन सिंह जी के 15 सालों के कार्यकाल को देख रहे हैं, चाहे 5 साल कांग्रेस में भूपेश बघेल जी के कार्यकाल को देख रहे हैं, इन्होंने भी वार्ता की पेशकश की थी। हाँ, लेकिन इस सरकार में एक चीज जो देखने को मिली है वो ये है कि ये वीडियो कॉल पे भी चर्चा करने को तैयार हैं। वजह क्या नजर आ रही है? वीडियो, देखिए, वजह सिर्फ एक सिंपल है, ये इन लोगों को जितनी जल्दी हो सके बाय हुक और बाय क्रुक इस चीज का, इस मूवमेंट का इनको खात्मा करना है। तो ये सीधे बोल भी रहे हैं कि भैया बात कर लो, बात करने से ये मूवमेंट खत्म हो जाए, खून बहना बंद हो जाए, और या तो फिर बुलेट से। तो ये बाय हुक और बाय क्रुक बीजेपी ठान चुकी है कि गोली या बोली से, बिल्कुल गोली या शांति स्थापित करना चाह रहे हैं। बिल्कुल। इसमें एक बड़ा सवाल ये है तन्मय जी कि दोनों तरफ से जब गोलियां चल रही हैं, जाहिर सी बात है यहाँ के निर्दोष आदिवासी मारे जा रहे हैं। साल के अंत में 2024 के पहले जो बेहद दर्दनाक खबर निकल कर आई थी कि 6 माह की एक मासूम बच्ची अपनी माँ के गोद में सोकर दूध पी रही थी,
तब क्रॉस फायरिंग की चपेट में आकर उसकी मौत हो जाती है। ऐसे ही कई निर्दोष मारे जा रहे हैं। नक्सल संगठन ने प्रेस नोट जारी कर पुलिस पर आरोप लगाया कि पिछले 3 महीने में पुलिस की गोलियों से 15 निर्दोष आदिवासियों की मौत हुई है। वहीं पुलिस ने ये जानकारी साझा की है कि नक्सलियों ने 7 लोगों की निर्मम हत्या कर दी। अगर हम दोनों के आरोप और जानकारी और इनके दिए आंकड़ों पर गौर करें तो 22 लोगों की निर्मम हत्या हुई है। दोनों तरफ से चल रही इन गोलियों में क्या बता रहे हैं? मोबाइल आ रहा है, फोन आ रहा है। अच्छा, तो साथ में हमारे पारक भाई हैं जो मोबाइल चला रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं मोबाइल पे या कैमरे पे देखूं ताकि दर्शकों को लगे कि मैं उनसे निगाह मिलाकर बात कर रहा हूँ। वैसे परिस्थितियां ऐसी हैं कि हमें सामने देखना पड़ रहा है क्योंकि सड़क बेहद खराब है। गड्ढे ही गड्ढे गड्ढे ही गड्ढे, मतलब ऐसा है कि गड्ढे पे हम सड़क तलाश रहे हैं। तो दोनों ही तरफ से इन चल रही गोलियों में आदिवासियों की मौत हो रही है। तो ये जो एंटी नक्सल ऑपरेशन में तेजी लाई जरूर गई है, लेकिन आदिवासियों के जीवन का क्या, इस पे क्यों दोनों तरफ से विचार नहीं किया जा रहा है? ठीक है, सरकार कह रही है कि वो शांति वार्ता के लिए, निशर्त वार्ता के लिए तैयार है, लेकिन क्या लगता है नक्सल संगठन क्यों शर्त रख रहा है? देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात है मुकेश भाई की ये वर्चस्व की लड़ाई भी दिख रही है। तो यहाँ के आदिवासियों को जिस तरीके से माओवादियों ने भी अपने कहना चाहिए बरगला रखा है या जो भी अपने उसमें कर रखा है, तो ये वर्चस्व की लड़ाई है कि वो लोग भी अपना शो करते हैं माओवादी की, भाई फोर्स ने ये किया, फोर्स ने वो किया, और एक तरफ फोर्स भी बोलती है कि इसकी हत्या हो गई, नक्सलियों ने इसकी हत्या कर दी, उसकी हत्या कर दी। तो ये इसका ये लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ। एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप तो आप देख रहे हैं, हर हफ्ते हर 15 दिन में पर्चे आते हैं, और हर 10-15 दिन में ये भी आते हैं कि इधर से भी आता है कि नक्सलियों ने निर्मम हत्या कर दी, कंगारू कोर्ट लगा के मार दिया। हाँ। तो ये कोई कितने अफसोस की बात है, ये दोनों ही जो है आदिवासी हितैषी बताते हैं खुद को। एक कथित जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं, और दूसरी हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था, हमारी सरकार जो ये चाह रही है कि उन आदिवासियों तक विकास पहुंचे जिन इलाकों में माओवादियों ने अपनी गहरी पैठ जमा रखी। देखिए, ये पैठ भी देखा जाए तो मुकेश भाई कई सालों की पैठ है। ये सलवा जुदुम आप लोगों ने बहुत अच्छे से देखा, पास से देखा, करीब से, उस दौरान निर्मम कितनी हत्याएं हुई, क्या क्या हुआ। तो ये बात भी स्वाभाविक है कि एकदम क्षण भर में सब कुछ खत्म हो जाए, तो ऐसा है नहीं। हाँ, लेकिन फिर वही उस बात पे आऊँगा कि जिस एग्रेशन के साथ में ये सरकार चल रही है और जो फोर्स जो चल रही है, उससे तो ये साबित हो रहा है कि ये लोग अगर कहीं टेबल पे बात नहीं बनी तो ये आगे और ऐसी हत्याएं बढ़ती रहेंगी। अब जो आदिवासी हैं, जो नक्सली, उनको कई बार इन्फॉर्मर बता के, पुलिस का इन्फॉर्मर है बता के मार देते हैं, हत्या कर देते हैं। और इधर एनकाउंटर में, जैसे गांव में एनकाउंटर होता है, बड़ा एनकाउंटर होता है, तब उसमें एक्सचेंज ऑफ फायर में या कुछ भी, देखिए कोई भी किसी का खून ऐसे नहीं बहाएगा, दोनों पक्ष से। कोई किसी का खून तो मुझे नहीं लगता कोई इस तरीके से बहाने का वो होगा। आदिवासी, यहाँ के जो रहवासी, उन लोग की बात कर रहा हूँ, तो एक दूसरे के प्रति वही है कि हम लोग तो, हमारे वर्चस्व है और तुमने क्यों किया, पिस्ता आदिवासी। बाकी सच कहें तन्मय दादा, ऐसी कहानियों को लिखते लिखते कईयों बार हाथ कांपने लग जाते हैं, गला भर आता है कि कब तक ऐसे लोग मारे जाते रहेंगे। अब सरकार सीधे तौर पे जब निशर्त वार्ता के लिए तैयार है, तो मुझको ऐसा लगता है कि नक्सल संगठन को भी निशर्त वार्ता के लिए टेबल पे आ जाना चाहिए। देखिए, ये वार्ता जब तक नहीं होगी तब तक ऐसे ही एनकाउंटर चलते रहेंगे और ऐसे ही लोग जितना समझ में आ रहा है, और उस हिसाब से हाँ, ऐसे ही लोग मारे जाएंगे। नक्सल इतिहास पे हम जब नजर डालते हैं 1967 में, 60 के दशक में, ये पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी से जन्म लिए जमींदारी व्यवस्था, पूंजीवादी व्यवस्था, ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ लड़ने के लिए इनका जन्म हुआ, उदय हुआ।
और उसके बाद ये धीरे धीरे देश के अन्य राज्यों में पैर पसारने लगे। पश्चिम बंगाल में इनका खात्मा हुआ, सफाया हुआ, तो ये दूसरे राज्य की तरफ बढ़ने लगे। बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, अविभाजित मध्य प्रदेश, और उसके बाद अविभाजित आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, जहाँ से होते हुए ये 80 की दशक में छत्तीसगढ़, यानी कि बीजापुर के भद्रकाली से इन्होंने छत्तीसगढ़ में प्रवेश किया, दाखिल किया, दंडकारण्य में दाखिल किया। और आज दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी जो नक्सलियों की सबसे मजबूत कमेटी मानी जाती है पूरे देश में, और इनका वर्चस्व वास्तव में सबसे तगड़ा वर्चस्व यदि कहा जाए पूरे देश में तो दंडकारण्य में। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अब वो इसी जल जंगल जमीन की लड़ाई की बात कर रहे हैं। सरकार, मैं कल विजय शर्मा जी का बयान सुन रहा था, गृह मंत्री जी का, वो भी कहते हैं कि भाई जल जंगल जमीन तो आदिवासियों की है। आप जिस जल जंगल जमीन की बात कर रहे हैं वो आदिवासियों की है। आप आइए, बात कीजिए, चर्चा कीजिए, फिर उसके बाद कोई ना कोई निष्कर्ष तो जरूर निकलेगा। और जब तक चर्चा नहीं होगी तब तक कैसे निष्कर्ष निकलेगा? मुकेश भाई, जो आपने बात कही कि जल जंगल जमीन, और जो आपने अलग अलग राज्य बताए कहाँ से शुरुआत हुई और कहाँ से पैर पसारने चालू किया माओवादियों ने। आप एक चीज नोटिस करिए, जो ये दंडकारण्य का जंगल है, ये जो फॉरेस्ट है अपने पूरे छत्तीसगढ़ में, ये इतना टफ टेरेन है, इतना डेंस फॉरेस्ट है, और यहाँ की बोली, भाषा, ये सब बहुत डिफरेंट है। अब यहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्स डिप्लॉय की गई है, आपने देखा सीआरपीएफ यहाँ पे हर थोड़ी देर में सीआरपीएफ कैंप होता है। अब उसमें भाषा कौन सी चल रही है? यहाँ पे लोग गोंडी या हल्बी, और जो सीआरपीएफ के जो जवान हैं वो कोई हरियाणा से है, कोई जम्मू से है, कोई दिल्ली से है, कोई मध्य, अलग अलग कोने से। तो लैंग्वेज बैरियर से लेके कई, सिर्फ गन बुलेट वाला ही नहीं, और दूसरे बैरियर भी हैं, भौगोलिक परिस्थितियां भी हैं, बहुत ज्यादा परिस्थितियां। तो उस कारण भी इस चीज के समाप्त करना, आदिवासियों को डायरेक्ट कनेक्ट कर पाना, ये भी थोड़ा डिफिकल्ट तो है ही है, होता जा रहा है। हाँ बिल्कुल, ये तो डिफिकल्ट है ही है, स्वाभाविक है। इतनी डिफिकल्टीज के बावजूद पिछले सालों की बात करें तो हमेशा उनके इलाके में, मतलब माओवादियों के आधार इलाके में जब भी जवान पहुंचते थे, हम मिनपा एनकाउंटर की बात कर रहे हैं, टेकुलगुडम की बात कर रहे हैं, जहाँ पे जवानों का मोराल बहुत बुरी तरीके से डाउन हो गया था। सरकार का मोराल डाउन हो गया था। एंटी नक्सल ऑपरेशन में पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई थी कि भैया आप एंटी नक्सल ऑपरेशन पे नहीं निकलेंगे। लेकिन अब ये देखने को मिल रहा है कि जवानों ने यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों को बेहतर तरीके से समझ लिया है। उसके पीछे जो वजह मुझको समझ में आती है वो ये है, माफ कीजिएगा, नक्सल संगठन के बहुत से सदस्यों ने आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण कर दिए तो अब उनके हाथ में हथियार थमाए गए हैं। उसके साथ बस्तर फाइटर्स हो गए, और बस्तरिया बटालियन में काफ़ी रियायत देकर यहाँ के आदिवासी युवाओं को हथियार थमा दिया गया, या फिर यूँ कहें कि वो फोर्स में शामिल कर दिए गए हैं। तो ये भी एक वजह आपको लगती है कि इस वजह से इस तरह की उपलब्धियां मिल रही हैं? देखिए, ये तो एकदम सत्य है। डीआरजी में आत्मसमर्पित नक्सली हैं, तो उन लोग का पूरा देखा हुआ है टेरेन, जंगल देखा हुआ है, उनकी बोली देखी हुई है। इसमें आप पिछले बहुत दिन से अभी देखेंगे तो कुछ समय पहले जो पैरामिलिट्री फोर्स थी यहाँ पे, पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस, और फिर दूसरे बीच में क्रेडिट वाली लड़ाई भी आपने देखी होगी। क्रेडिट की लड़ाई देखने को मिली, एक दूसरे के ऊपर कई आरोप भी लगाए गए। सेंट्रल फोर्सेस और स्टेट फोर्सेस के बीच है ना, सामंजस्य स्थापित नहीं हो पा रहा था। लेकिन अभी पिछले अभी जो एनकाउंटर हो रहे हैं, जो इस साल जो शुरू हुए हैं, जिसमें करीब 80 नक्सली मारे गए हैं अभी तक, इतने बड़े, इसमें आप जब भी किसी पुलिस के बड़े अधिकारी से भी बात करें या सीआरपीएफ से भी बात करें, तो ये लोग हमेशा एक जॉइंट ऑपरेशन की बात कर रहे हैं। तो ये जो तालमेल जो दिख रहा है, क्रेडिट वाली जो लड़ाई है खत्म, हाँ, क्रेडिट वाली लड़ाई खत्म सी नजर आ रही है। वो इसके पीछे वजह ये नजर आती है कि सेंट्रल में भी बीजेपी की गवर्नमेंट है, स्टेट में भी बीजेपी की गवर्नमेंट है। और जो खबर मुझको लगी है, अब आपके कांटेक्ट तो और भी अच्छे बड़े अफसर से हैं। ऐसा नहीं है, आप ठीक है, ग्राउंड पे हम ग्राउंड के राजा हैं आप लोग। बस्तर, एक मुकेश भाई, एक चीज है, बस्तर का हर एक पत्रकार, बस्तर के हर एक पत्रकार जैसा पत्रकार मुझे नहीं लगता कि दिल्ली में भी बैठे हुए हैं इतने बड़े लोग। जो पत्रकारिता आप लोग करते हैं
जहाँ जगह जिस जगह पर जाके आप लोग पत्रकारिता करते हैं और जिस गोला बारूद के ऊपर आप पत्रकारिता करते हैं वो काबिल तारीफ है, मतलब सराहनीय है बहुत। इतना जोखिम उठाना, और उसके हमेशा आप लोग के दिमाग में एक चीज मैं सुनता हूँ आप लोग से, जितने ही पत्रकार बस्तर के भाई लोग हैं सब लोग हमेशा ये बोलते हैं कि भैया आदिवासी भाई, आदिवासी, सबको इतनी चिंता है, तो वो उस चिंता के लिए तो क्या बताएं, मतलब आप लोग हैं करके तो बहुत सारी चीजें बची भी हुई है मुझे लगता है। कोशिश मात्र, मतलब गिलहरी वाली कोशिश मात्र है। अब देखिए अभी हम नारायणपुर एंटर कर गए हैं। अब नारायणपुर में हमारे रवि साहू भाई हैं। अच्छा। उनको अभी कितना 11 बज गया। अच्छा। नारायणपुर में ढाबे हो गए बंद। ओके। अब उनको बोला है कि भैया कहीं से थोड़ा बहुत दाल चावल कुछ खिलवा दो तो हम आगे अपना। वैसे यहाँ शादी की पार्टी चल रही है यहाँ भी खा सकते हैं। तो नारायणपुर हम पहुँच चुके हैं। तो चर्चा हमारी जारी रहेगी और भी चर्चाएं होंगी, क्योंकि लंबा सफर है और मामला गंभीर है, बेहद गंभीर है। नक्सलवाद की वजह से उपजे हालात और उसके साथ यहाँ पे हो रही पत्रकारिता, हर विषय पे चर्चा होनी। भैया आना कहाँ पर? आज तन्मय दादा मिल गए, लंबा सफर है तो सोचे चर्चा हो जाए हर मुद्दे। ये मंदिर पार कर रहा हूँ। हर मुद्दे पे चर्चा होनी चाहिए और हर पहलू पे चर्चा होनी चाहिए। तो मेरी कोशिश है कि सफ़र में इस तरह से मैं चर्चा करते हुए ग्राउंड पहुंचते तक आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करते हुए जो है सारे रिपोर्ट्स दिखाऊं और फिर घटना स्थल पहुंचने के बाद घटना स्थल की तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगा। बहरहाल आपको लगता है कि ऐसे गंभीरतम मुद्दों पे चर्चा होनी चाहिए, रायपुर से आए हुए पत्रकारों से भी चर्चा होनी चाहिए जिनकी नज़र नक्सलवाद पे पिछले 14 सालों से 15 सालों से, मतलब 1 दशक से ज़्यादा है का वक्त गुजर चुका है। वैसे सच कहूँ, जैसा मैं कुछ देर पहले कह रहा था कि कुछ अधिकारियों के संपर्क में हम रहते हैं और उनसे बड़े कॉन्टेक्ट्स जो है, हमसे बड़े कॉन्टेक्ट्स तन्मय दादा के हैं। तो और भी आपका माइक मेरे पास है। कॉन्टेक्ट्स आप लोग के हैं, आप ही लोग सब कुछ है। और बस्तर के पत्रकारों को तो चाहे सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर के तमाम पत्रकारों को एकदम नमन है। पत्रकारिता अच्छे पत्रकारों को यहाँ पत्रकारिता सीखना चाहिए इन लोगों से, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। ओके, ये दादा का बड़प्पन है। वैसे दादा से हम काफ़ी कुछ सीखते हैं। तो हमारी ये चर्चा जारी रहेगी। अगले पार्ट में आपको बताएंगे कि नारायणपुर से निकलने के बाद कैसी व्यवस्था रही और इसके साथ पन्नी दिखाई है, पन्नी और अच्छा हमारे लिए भोजन की व्यवस्था हो गई है। ये रवि भाई हैं। हाँ, ये रवि भाई है। रवि भैया से मिल लेते हैं। ये रवि भैया है। रवि भैया, मैं मुकेश चंद्राकर। अरे आपको पहचानता हूँ भैया। अरे धन्यवाद। नारायणपुर की पावन धरा में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। थैंक यू वेरी मच भैया, बड़ी खुशी हुई। चलिए पारक, अब खाना भी दिखाते हैं। और आज रवि भैया की वजह से जो है भोजन की व्यवस्था हो गई हमारे लिए। अगर पहले पहुंचते तो अंदर ही बैठ के अपन यहाँ पर डिनर कर लेते, लेकिन जो है थोड़ा सा जो हम लेट हो गए हैं और ये होटल अभी जस्ट बंद हुआ है। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, जंगल पे खा लेंगे। आगे पे खा लेंगे। जंगल में नहीं, बिल्कुल घर है यहाँ पर, तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा आइए रवि भैया। तो ये खाने की व्यवस्था रवि भैया ने करवाया हमारे लिए। अच्छा ठीक है, इस माइक बंद कर लीजिए आप फिर। ओके, तो इस तरह की व्यवस्था हो जाती है जब भी हम बाहर निकलते हैं। तो दोस्त हैं, यार हैं, अंदरूनी गांवों में जब जाते हैं तो आदिवासी भाइयों का प्रेम रहता है कि आधी रात को भी वो हमारे लिए भोजन की व्यवस्था करवा देते हैं। जब ऐसे सफ़र पे होते हैं तो हर जगह दोस्त हैं, खुशकिस्मती से ऐसे दोस्त मिलते हैं जो आधी रात को जो है खाने का व्यवस्था करवा देते हैं। तो भूख भी काफ़ी लगी है, रात भी काफ़ी हो चली है। बहरहाल आगे की जो रिपोर्ट है, अगला जो रिपोर्ट है वो आपको दिखाएंगे, बताएंगे कि कैसे घटनास्थल तक हम पहुंच रहे हैं और कैसे आपको उस बड़े एनकाउंटर की जो तस्वीरें हैं आप तक पहुंचा रहे हैं। तो ऐसी ही चर्चाएं करते हुए हम पहुंचेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह के हालात हैं, कैसे ये सारे रिपोर्ट्स हम आप तक पहुंचाते हैं। बहरहाल मुझको दीजिएगा इजाज़त। इसके अलावा आपको हमारी ये चर्चा अच्छी लगी हो तो इसे साझा ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ बस्तर जंक्शन पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, हौसला बढ़ेगा। धन्यवाद।